हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 50 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 50 तक 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं 6 वीडियोस के माध्यम से। ठीक है। तो इसका पर्पस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यही था कि आपको एटलीस्ट एक अप्रोच आए, एक स्ट्रेटेजी आए, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका पता चले कि किस तरीके से हमें हमारा जो मेन एग्जाम है हमारा नेट का उसमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को सीरियसली ले रहे होंगे, पूरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक चीज़ ये है कि भाई ये तो रैंडम क्वेश्चन है, तो इससे हमारे नोट्स कैसे बनेंगे? तो बेटा कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड या कहना चाहिए फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और ये क्वेश्चंस का पैटर्न आज नहीं तो कल हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। तो एक तो चीज़ ये होगी कि आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। दूसरा आपको क्या पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब आप एक्चुअल सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल बेसिक से लेके जब आप पूरा पढ़ोगे, तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके जहन में होंगी। आप जब एग्जाम देने जाओगे या जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक फ्लो पता चलेगा, आपको एक लॉजिक पता चलेगा कि अच्छा हमें इस मेथड से या इस डायरेक्शन में हमको अपनी स्टडी आगे ले जानी है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो लेक्चर सीरीज है, ये जो वीडियो सीरीज है, उसका मेन पर्पस यही है। ये मैं आप ऑलरेडी बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कह चुका हूँ। ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं आप अप्रोच सीखिए, यहाँ पे अप्रोच क्या है मेरा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा यहाँ पर जो पूछा है वो क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस रेफर्स टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इट्स प्योर फॉर्म एट, है ना। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, किसको? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो या कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम एसटीपी कहते हैं। और यहाँ पे क्या कैच है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा सवाल है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सवाल बिल्कुल कहाँ से उठाया उन्होंने, एनसीईआरटी से उठाया उन्होंने, बिल्कुल एनसीईआरटी से। अगर आप देखोगे जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो तो जहाँ वो मेंशन करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस को, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना, वो बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर तो सबको पता है जनरली कितना होता है, 1 एटीएम, है ना। ये भी गलत है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर अब उन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई लेटेस्ट एनसीईआरटी नॉर्म्स। जो 1 प्रेशर होता है दैट इज कंसिडर टू बी 1 बार। एंड व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। और मैक्सिमम सवाल जो बच्चों को गलत हुआ होगा वो इसी चक्कर में हुआ होगा, उनको लगा होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में ये स्ट्रिक्टली मेंशन है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा वो होगा 1 बार, ना कि 1 एटीएम। क्यों? ये इसलिए क्योंकि इनिशियली बहुत पहले एटीएम हुआ करता था स्टैंडर्ड प्रेशर, बट प्रॉब्लम क्या है एटीएम के साथ, 1 एटीएम अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना इसकी एसआई यूनिट में, तो ये होता है 101 325 पास्कल, 101 325 पास्कल होता है। तो थोड़ा सा क्या है ना, ये मैसिव फिगर है कैलकुलेट करने के लिए जब हम करते हैं। और अगर आप 1 बार देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली होता है 10⁵ पास्कल। तो बिल्कुल राउंड फिगर है ना, क्लीन फिगर है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन है वो कितनी ली है उन्होंने, 1 बार ली है। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर उन्होंने बोला है इट कैन बी मेजर्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर आप उसे मेजर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री ही होना चाहिए। अब होता क्या है, ये जो 25 डिग्री होता है ये जनरली रूम टेम्परेचर पे होता है, तो इसे जनरली हम कहते हैं एम्बियंट टेम्परेचर। एक होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक नया टर्म होता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बियंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि होता है, अब आपका अगर देखोगे ना तो ये जो लिखा है ना पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार, दिस इज एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बियंस टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन एसटीपी जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रेशर 1 बार होगा, और टेम्परेचर कोई भी ले सकते हो आप, 0 केल्विन पे भी ले सकते हो, आप किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, प्रेशर हमेशा कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, ना कि 1 एटीएम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा है ना, एक सोचो आप, इसलिए मैं आपको हमेशा रेफर करता हूँ। आप लोग क्या है ना, स्टडी मटेरियल बुक्स इनके पीछे भागते हो,
आपको लगता है कि इधर से उधर से कहीं से भी क्या हमें मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए, लेकिन बेटा उसका करोगे क्या आप। मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के लिए सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मैं ऑफलाइन बेसिस में भी और ऑनलाइन बेसिस में हमारे जितने बच्चे होते हैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास समय है कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए 11th और 12th की। उससे कभी कभी डायरेक्ट सवाल है ना सीधा सीधा आपके पार्ट बी में पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा, और इसके पहले भी बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट बी के सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आप क्लेडन पढ़ लो, हुई पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी पोर्शन क्लियर नहीं है, वहाँ के कंसेप्ट या वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको नहीं पता, तो फिर पढ़ने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं एक्चुअली। क्योंकि ऐसे सवाल क्या होते हैं ना, एक तो बेसिक होते हैं और बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकली आपको लग रहा है इसमें कोई कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन जैसी चीज़ हमने कुछ की है। अगर हमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती तो ये 2 मार्क्स सीधा सीधा हमारा था, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे थे इसको सॉल्व करने में। तो क्यों ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करें जहाँ कैलकुलेशन है, जहाँ कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने में समय लग रहा है। ऐसे सवाल जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, बस हम गलती हमारी ये कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मेरा सिंसियर सजेशन आप सबको यही है कि अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा समय अगर आप एक्स्ट्रा दे सकते हो बुक्स पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला काम आप कीजिए एनसीईआरटी पढ़िए, है ना, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। According to the Karplus equation, the vicinal proton coupling constant is minimum when the value of the dihedral angle is। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। फॉर्मूला अगर आपको पता होता है कार्पलस इक्वेशन का, सीधा आंसर लिख सकते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन भी। पर इसको समझते हैं एक्चुअली क्या है, क्योंकि मेरा है ना, मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, सिर्फ आंसर देना थोड़ी ना है कि मैं बोल दूँ ऐसे करके इसका आंसर ये है, तो मैं भी बोल दूँ इसका आंसर ये है। ये आंसर आया कहाँ से, क्या लॉजिक है इसके पीछे, किस तरीके से एग्जाम में हम इसको कर सकते हैं। तो बेटा एग्जाम में तो ये आप तभी कर पाओगे जब कार्पलस इक्वेशन पता हो। अगर नहीं पता तो इसमें फिर कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आपने कार्पलस इक्वेशन पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को करिए, और करिए क्या, अगर आपने कार्पलस इक्वेशन पढ़ी होती तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता होता। अगर कार्पलस इक्वेशन नहीं पढ़ी तो इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, इस पर रुकने का भी मतलब नहीं, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कार्पलस इक्वेशन है क्या, तो पहले तो ये समझिए डायहेड्रल एंगल क्या होता है। देखो एक चीज़ होती है बॉन्ड एंगल, ये आप सबको पता होगा। बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच का एंगल, जैसे कि ये बी इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये बी के बीच में ये दो बॉन्ड हैं, इस दो बॉन्ड के बीच के एंगल को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड इज कॉल्ड एज theta, the normal bond angle. And what is dihedral angle? It is the angle between the two adjacent bond. जैसे कि A है और B है, A से जुड़ा ये बॉन्ड है, B से जुड़ा ये बॉन्ड है, तो दो एडजेसेंट बॉन्ड अगल बगल, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, या आपके लो विसिनल बॉन्ड, दो एटम के विसिनल बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ना, वो कहलाता है क्या आपका डाईहेड्रल एंगल। आप देख सकते हो इसे मेजर कैसे करते हैं, इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, दोनों का सेम साइड पर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस मतलब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इनके बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री कहलाएगा, दोनों बिल्कुल पैरेलल है ना। अब मान लो क्या होता, एक बॉन्ड ऐसे होता, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बनाता, ऐसा ए बी, ठीक है, बॉन्ड को मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, ऐसे बता सकते हो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है ये। तो अगर एक ऊपर है और एक डायगोनली नीचे है तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, ए ऊपर है, बी, मैं कलर मैंने थोड़ा सा अगेन फिर से चेंज कर दिया, देखिए ये वाला और ये वाला, तो आप इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लीजिए, ये एंगल कितना आ रहा है आपका, ये 90 डिग्री, सर 0 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्या करते हैं, डायहेड्रल एंगल मेजर करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कार्पलस इक्वेशन विसिनल प्रोटॉन कपलिंग है ना, तो विसिनल का भी मतलब आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट कार्बन पे। तो जो एडजेसेंट कार्बन के प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच की जो कपलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, कितनी वीक होगी, कितने फैक्टर से बढ़ेगी घटेगी, वो जो डिटरमाइन करता है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ये कार्पलस इक्वेशन है। इसकी मदद से क्या करते हैं हम, प्रेडिक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग द विसिनल प्रोटॉन्स आर अफेक्टिंग द कपलिंग कांस्टेंट जे। ठीक है, तो ये क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 3J। व्हाट इज 3? 3 का मतलब होता है विसिनल कपलिंग, मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। आप देख सकते हैं जैसे ये तो विसिनल है,
देखो है ना, ये जो बता रहा हूँ, ये वाला कार्बन, इससे लगे 2 बॉन्ड। अब आप देखना यहाँ पे, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। तो 2 प्रोटॉन्स जो आपस में कपल कर रहे हैं, दे आर सेपरेटेड बाय हाउ मेनी बॉन्ड? 3 बॉन्ड। इसलिए इसका नाम होता है विसिनल कपलिंग, 3J कपलिंग। एक होता है जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग में क्या होता है? जेमिनल कपलिंग में क्या होगा? एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इन दोनों के बीच में ये जो 2 हाइड्रोजन जो आपस में कपल कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2J। बेसिकली 2, 3, 4 ये क्या रेफर करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द या द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स विच आर कपलिंग विद ईच अदर। तो मोस्ट कॉमन कपलिंग जो होती है वो विसिनल कपलिंग होती है। जेमिनल बहुत पास होते हैं तो कपलिंग से ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनके बीच की जो कपलिंग होती है वीक होती है। जो मोस्ट कॉमन कपलिंग है वो आपकी विसिनल कपलिंग होती है, एंड दैट इज गिवन बाय कार्पलस इक्वेशन। दैट इज क्या है, लिख देता हूँ, ए cos स्क्वायर फाई, फाई इज द डायहेड्रल एंगल, प्लस बी cos फाई प्लस सी। ठीक है, ये एक जेनरिक इक्वेशन है किसकी? कार्पलस इक्वेशन की। जेनरिक इसलिए बोला क्योंकि क्या है, बहुत सी इक्वेशन ऐसी हैं जो आगे चल के मॉडिफाई हो गई हैं कार्पलस की, पर बेसिक फॉर्म ये है। जहाँ ए बी सी क्या है, दे आर एम्पेरिकल कांस्टेंट, इनकी वैल्यू अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाली थी, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डिपेंडेंस है एंगल फाई का, वो सेम है। ठीक है, ए बी सी कुछ अलग हो सकते हैं, पर उनसे जे की वैल्यू पे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप मुझे बताओ, नॉर्मली मेरे को यहाँ पर 4 एंगल दिए हुए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखते हैं? अगर मैं यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर फाई इज इक्वल टू कितना कर दूं मैं, लेट से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। तो बेटा कॉस 0 कितना होता है? 1। ठीक है, कॉस फाई ये भी 1 होगा। और अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आपको पता होना चाहिए, जो कॉस थीटा होता है उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1। मतलब कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो दिस यू शुड हैव टू नो। तो इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? द कपलिंग कांस्टेंट इज मिनिमम, है ना। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगा? जब कॉस फाई मिनिमम हो। कॉस फाई मिनिमम कब होगा? जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि कपलिंग कांस्टेंट मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा? जब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, जो cos फाई की वैल्यू है, ये क्या हो? मिनिमम हो। लेकिन यहाँ ये गलती मत करना ये सोच के कि cos स्क्वायर दैट इज cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर इसको क्या कह दो? आंसर नंबर 4 नहीं। हम इस इक्वेशन की मदद से देखेंगे जो कार्पलस ने दी, उसी के बेसिस पे तो पूछा है। तो आप ये बताओ, सबसे पहले अगर मैं 0 डिग्री रखूँ तो cos 0 कितना होता है? 1। cos फाई भी 1 होगा। तो क्या इस समय जो j की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, फाई अगर 90 डिग्री कर दूं, ठीक है, तो 3J कितना होगा? तो cos 90 कितना होता है? 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो A 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या इस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। फाई इज इक्वल टू 180 कर दूं तो 3J क्या हो जाएगा? 180 पे, है ना। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि cos थीटा 180 पे -1 होता है, बट बेटा ये cos स्क्वायर फाई है, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? +1। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ जो cos फाई की वैल्यू है ये माइनस में आएगी, लेकिन a की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में। तो कुछ एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, a - b + c। तो ये तो लाई कर रही है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। हम इसे मिनिमम नहीं कह सकते, क्योंकि मिनिमम होती तो b 0 होना चाहिए था। तो यहाँ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन की मदद से जो एंगल पे हमें जे की वैल्यू मिनिमम मिलेगी वो किस पर मिलेगी? 90 डिग्री पे। आप देख सकते हो 60 डिग्री पे भी और 120 डिग्री पर भी ये वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? cos 60 कितना होता है? cos 60 उतना ही होता है कितना sin 30 होता है, 1/2। तो बेसिकली कुछ वैल्यू आएगी। तो केवल 90 डिग्री लेने पर ये कितना आ रहा है? ए और बी 0 हो जा रहा है, केवल एक कॉन्स्टेंट सी बच रहा है। तो इसका क्लियरली मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कार्पलस इक्वेशन पढ़ी होती तो आपको पता होता इस पे 90 डिग्री पे मिनिमम होता। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये, जब कार्पलस इक्वेशन पढ़ते हैं जनरली, जैसे हम भी अपना बैचेस में जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैचेस में, तो पूरे कहना इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं कि 0 डिग्री पर इतनी, और भी बताते हैं कि मिनिमम इस पर होगी, मैक्सिमम इस पर होगी। तो ये भी है ना, सिर्फ फैक्ट बेस्ड सवाल है।
अगर कार्योप्लस इक्वेशन पढ़ी है तो सीधा आंसर लिख सकते हो, नहीं पढ़ी तो मैं वही कह रहा हूँ, इस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करोगे सोच के, जब आपने कार्योप्लस इक्वेशन ही नहीं पढ़ी तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जिस चीज पर आप कॉन्फिडेंट हो उसको अटेम्प्ट करो। या कहीं अगर आपका ऐसा आ रहा है ना कि मान लीजिए 80% आपको लग रहा है कि यार इंट्यूशन कह रहा है कि यार इसका ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सम लॉजिक, है ना, जिसे हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, तब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ यू कैन गो फॉर इट, जा सकते हो। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस 80% से कम है, श्योरिटी 80% से कम है, तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली कि वो आंसर आपका क्या हो जाए, गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिनाइड में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी का ऑर्डर पूछा है इसमें। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है वैसे भी। इसमें एक्टिनाइड्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, अब तो देखिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल आयन है वो लिगेंड के साथ मिलके क्या बनाता है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है इसका ऑर्डर पूछा है एक्टिनाइड्स के केस में। तो चाहे कोई भी आपका मतलब मेटल हो, चाहे एक्टिनाइड्स हो चाहे लेंथेनाइड्स हो, जो कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी होगी वो किस बात पर निर्भर करेगी, वो इस बात पर निर्भर करेगी, एक टर्म है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, बेसिकली इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज इज टू साइज। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज अगर ज्यादा होगा, हाई चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। साइज छोटा होगा, अभी डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो ओवरऑल क्या होगा, ये चीज बड़ी होगी, तो हमारी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। और जितनी डेंसिटी ज्यादा होती, चार्ज डेंसिटी नाम से समझो, चार्ज की डेंसिटी कंसंट्रेशन ऑफ द चार्जेस कहाँ ज्यादा है, तो वहां ज्यादा होगा जहां चार्ज ज्यादा है या साइज छोटा है। ठीक है, तो छोटे साइज के आयन में और हाई चार्ज के आयन में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। क्यों, मेटल के ऊपर जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना एक्यूमुलेशन चार्ज का ज्यादा होगा, वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को, और उतना वो क्या बनाएगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो चार आयन्स हमें यहाँ दिए हुए हैं, एक तो सिंपल मेटल आयन दिया हुआ है और दूसरा मेटल के साथ O2+, इसे कहते हैं एक्टिनाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिनाइल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना के दिया है उसने। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करना है, तो आप इन सब में देखो कि अगर मैं यहाँ देखूँ पहले ऑप्शंस में, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर नहीं बता रहा, मैं आपको बस देख के बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। एक M4+ है, मतलब इसके ऊपर कितने का चार्ज है, +4 का। एक है +3, दूसरा है MO2+ का, +2 का चार्ज, और एक MO2+1 का चार्ज। इस पर ओवरऑल चार्ज कितने का है, +4 का। इस पर ओवरऑल चार्ज +3 का, इस पर ओवरऑल चार्ज +2 का, और इस पर ओवरऑल चार्ज +1 का। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो दो चीजें होंगी, एक होगा चार्ज और दूसरा होगा साइज। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो +4 वाला है इसमें कोई लिगेंड ऑलरेडी है नहीं, और चार्ज सबसे ज्यादा है, आउट ऑफ चारों में से चार्ज सबसे ज्यादा किस पर है, +4 पे। ये गलती बच्चे कर देते हैं कॉमनली कि वो मेटल का क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो इंपॉर्टेंट तो है ही कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है या आपका जो मेटल आयन है उस पर चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन वॉल्यूम बेसिकली, है ना, तो वो देख के निकालना है। अगर आप देखोगे MO2+ में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का, अगर मैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो कितना आएगा, मान लेते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा -4, और ये हो जाएगा +2। तो आप देखोगे कि ये जो MO2+ है इसके ऊपर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो ऐसा हमें फील हो सकता है कि MO2+ का जो चार्ज है सबसे ज़्यादा हो, इसके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 में आप देखो यही कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है कि उसे भी पता है बेटा कि बच्चा क्या करेगा, जो सुपरफिशियली पढ़ के गया है ना, जिसको कंसेप्ट नहीं पता है, वो सीधा सीधा किससे निकालेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। बट कंसेप्ट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं बेटा, यहाँ कंसेप्ट है क्या, चार्ज डेंसिटी। बार बार कह रहे हैं चार्ज डेंसिटी कम सी, क्या हो गया पता नहीं, हटाओ उसको ना, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ जो कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी का है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि सर भले मेटल तो यहाँ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा साइज उतना छोटा होगा, छोटा होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ तो साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा क्यों नहीं है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आप देखो MO2+ में मेटल +6 में तो है, साथ ही साथ दो ऑक्सीजन भी तो बॉन्ड बनाए बेटा। तो दो ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बॉन्डिंग बनेगी इन दोनों के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड।
और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऑलरेडी ये जो पॉजिटिव चार्ज था मेटल के ऊपर ये डिस्पर्स हो गया है, क्यों, कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के कारण एक्टिनाइल कॉम्प्लेक्सेस में। तो जो ऑक्सीजन के साथ ये ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, इस वजह से इसका जो चार्ज है वो क्या हो चुका है, डिस्पर्स हो चुका है। इसलिए जब भी क्या होता है ना, जब हम ऑलरेडी ऐसे टाइप के आयंस देखते हैं और इनका ऑर्डर कंपेयर करते हैं तो हमें ओवरऑल चार्ज देखना होता है, ना कि इंडिविजुअल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लियरली यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज है +4 है, और यहाँ तो कोई लिगेंड भी नहीं है, हाई चार्ज नो लिगेंड, मतलब हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की वो किसकी होगी, M4+ की। तो अगर M4+ की है तो ऑप्शन नंबर 2 तो हटा दो। अब नेक्स्ट, तो मैं इस टाइप की जब सवाल है ना जहाँ ऑर्डर पूछता है तो मैं आपसे बोलता हूँ आप क्या करो, पहले सबसे हाईएस्ट देख लो और सबसे लोएस्ट देख लो, इसी में से 80% चांसेस है कि आपका जवाब आ जाए, बीच की जरूरत ना पड़े, कभी कभी पड़ती है लेकिन 80% चांसेस है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा किसका है, +4 का। अच्छा, सबसे कम किसका होगा, अब लगाइए जितना अभी तक मैंने आपको समझाया, आप बताओ इन चारों में सबसे कम किसका होगा, क्या इसका होगा, MO2+ का। क्यों, इसमें दोनों ही चीज़ें दिक्कत है कि एक तो ओवरऑल चार्ज भी सबसे कम है इन चारों के कंपैरिजन में, और 2 लिगैंड भी हैं। तो मतलब पहले तो क्या हुआ, बॉन्डिंग बनने के कारण चार्ज डिस्पर्स हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, ऊपर से ओवरऑल चार्ज भी इस कॉम्प्लेक्स पर क्या है, सबसे कम है बाकी के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जो सबसे लीस्ट टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की वो किसकी होगी, MO2+ की। तो देख सकते हो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे सबसे पहले M+4 हो और लास्ट में MO2+ हो। तो यहाँ पर +4 है लेकिन यहाँ पे MO2 2+ है, ये नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन कौन सा, तीसरा और चौथा। तो तीसरे और चौथे में क्या है कि पहला वाला +4 है और आखिरी वाला +1 है। तो इसका मतलब अब तीसरे और चौथे में अब हमें कंपेयर करना है, तो कोई बात नहीं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको कंपेयर करना है तो किस पे करोगे, तो अब आप देखोगे कि ये +4 और ये +3। अब ये क्या है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें ये क्वेश्चंस के आपके है ना कहना चाहिए कि अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी, सही अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप इसको परसीव कैसे कर रहे हो, आप इसको सोच कैसे रहे हो। अब आप ना कंपटीशन किसके बीच में बचा है, केवल MO2 2+ के बीच में और M3+ के बीच में। इसमें दो अपोजिटली चार्ज चीज़ें हो रही हैं। एक तो यहाँ पे चार्ज देखें तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, लेकिन ऑक्सीजन 2 O2 की वजह से यहाँ पे इसका साइज भी क्या है, ज़्यादा। बेटे क्या है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक का चार्ज ज़्यादा आ रहा है और एक का साइज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ किसको प्रेफरेंस दें, चार्ज को देंगे साइज को। बेटा क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इस कॉम्प्लेक्स में MO2 2+ में, तो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। और जबकि यहाँ देखें तो ये कितना आ रहा है, केवल +3 आ रहा है। तो क्या थोड़ा बहुत अंतर है ऑक्सीडेशन नंबर में या चार्ज में, नहीं। यहाँ पे मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में, वेरी हाई, हाईएस्ट तो नहीं कह सकते, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो साइज क्या एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है, और चार्ज बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ चार्ज कितना है, +3। तो इन दोनों में चार्ज का अंतर कितना है, डबल का, डबल चार्ज है। तो चार्ज और साइज में जनरली हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हमेशा चार्ज को देते हैं, ठीक है, जनरली। तो साइज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेरी हाई न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे केवल क्या है, +3, भले लिगेंड नहीं है। तो अब इन दोनों में आप सोचो टेंडेंसी किसकी स्ट्रॉन्ग होगी, ये टेंडेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी MO2 2+ की, क्योंकि मेटल यहाँ अपने ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, 4। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई हम चार्ज और साइज को देखें तो O2, और O2 आप खुद सोचो, जो O2 का जो मॉलिक्यूल है क्या बहुत बड़े साइज का है, नहीं। तो इसका मतलब जब ये MO2 2+ बनाएगा तो जो चार्ज डिस्पर्सल होगा वो कुछ बहुत ज़्यादा होगा नहीं, है ना, एज कम्पेयर टू बाकी के कॉम्प्लेक्सेस में। तो ठीक है, तो वैसे तो ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है ना, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है जिसकी मदद से हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज़ को, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखो पहला वाला और आखिरी वाला तो आसान था क्योंकि इसमें +4 और इसमें +1 है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, है ना। आप देख सकते हो M+4 वाले में और MO2 2+ वाले में हमने प्रेफरेंस किसको दी, +4 वाले को। क्यों, एक है +4 और एक है +6, चार्ज में केवल +2 का ही तो अंतर है, और 2 लिगेंड है और यहाँ पे 2 लिगेंड नहीं है। तो इस केस में फिर हम प्रेफरेंस किसको दे देते हैं,
साइज को, सॉरी चार्ज को, कि भाई +4 वाले पे कोई लिगेंड नहीं, मतलब साइज ऑलमोस्ट 0 है, इस पे +4 की जगह वो +6 ही है, केवल 2 चार्ज ही, 2 यूनिट का चार्ज ही ज़्यादा है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन का भी लिगेंड है, तो लिगेंड तो है, तो थोड़ा तो चार्ज क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, मतलब इन दोनों के बीच के में जो चार्ज का अंतर रह जाएगा वो +2 का नहीं रह जाएगा, ऐसे सोच लो भाई। +4 है और मान लो सपोज करो ये M+6 होता, O2 नहीं होता, तो कितने का डिफरेंस होता चार्ज में, 2 का ही तो होता, लेकिन O2 के आने की वजह से चार्ज कम हो गया, तो ये डिफरेंस क्या हो गया, 2 से कम हो गया, तो इसलिए हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, +4 वाले को। ये चीज़ हमने यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करी, यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं करी क्योंकि चार्ज का डिफरेंस डबल है ऑलमोस्ट, एक +6 और एक +3 है, तो +6 वाला बहुत ज़्यादा, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है ना तो ये लीनियर ऑर्डर में नहीं बढ़ता, इसका भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे M+2 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन खींचने की या जो लिगेंड के प्रति अट्रैक्शन होगा और M+3 वाले का, है ना, उस रेशियो में नहीं होगा। नहीं समझे आप, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं है, मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि जिस मेटल पर +1 का चार्ज है, ठीक है, उसके लिगेंड के साथ उसके लिगेंड का जो उस मेटल का और उसके लिगेंड का जो अट्रैक्शन है, लेट्स से मान लेते हैं x है, तो अगर +1 वाले का x है तो बताओ +2 वाले का कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 2x, +3 वाले का 3x, लेकिन ऐसा लीनियर नहीं जाता बेटा, +3 वाले का जो होगा ना वो 3x से ज़्यादा होगा, +4 वाले का 4x से ज़्यादा होगा, +6 वाले का 6x से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है ना, न्यूक्लियस और श्रिंक होता जाता है, जितना न्यूक्लियस के पास आ जाएगा आपका, उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन या उसके लिगेंड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये लीनियरली नहीं बढ़ती। मतलब कहने का जो +1 वाले का है ना और +3 वाले का है, तो उसमें 3 टाइम्स का अंतर नहीं होगा, 3 टाइम्स के अंदर से ज़्यादा का अंतर होगा, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की बढ़ेगी, तो इसलिए ऑर्डर थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था यहाँ पे आपको, किस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो अगेन ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके ना इस तरीके के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये तो फिर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि इतना तो दिमाग हमारे एग्जाम में चलना थोड़ा सा डाउटफुल है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको चीज़ें, अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग वाला पार्ट अगर आपका है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा है, या स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है इस तरीके से डायरेक्ट कंपैरिजन दिया नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक्टिनाइट्स की स्टडी करी हो तो चार्ज डेंसिटी का वहाँ पे क्या होता है ना, एक ग्राफ दिया होता है बेसिकली, तो उस ग्राफ की स्टडी से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, किस पर चार्ज ज़्यादा है, किस पर कम है, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली तो नहीं है टेंडेंसी का ऑर्डर इस तरीके से आपको मिलेगा किसी बुक में, बट हाँ ऑर्डर ज़रूर मिल जाएगा या प्रॉपर्टीज़ जरूर। तो जो मैंने आपको समझाई ये प्रॉपर्टीज़ आपको स्टैंडर्ड बुक्स में, जहाँ पे जैसे आपकी हुई हो गई है ना, एटकिंस हो गई, या एक अच्छी बुक है मीसलर एंड टार्की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी को अच्छे से समझाया, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं समझाया जो ऑर्डर इन्होंने दिया है, उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स होते हैं एक्टिनाइड्स के, जो एक्टिनाइल कॉम्प्लेक्सेस हो गया, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या फ़र्क पड़ता है, या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, वो चीज़ वहाँ उन्होंने अच्छे से समझाई। तो वो चीज़ अगर आपने वहाँ उतनी स्टडी करी है अगर एक्टिनाइड्स की, तो ये क्वेश्चन आप देन इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है बेटा, द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटिंग द ग्राउंड टर्म 3f2, ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा सवाल टर्म सिंबल का है, अगेन मैं कह रहा हूँ। अब ये आपने पढ़ा होगा तो कर लोगे, और बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसे हम कहते हैं ना देसी भाषा में लड्डू सवाल है, ठीक है, पर बच्चे क्या करते हैं ना इस लड्डू को भी फोड़ देते हैं, ठीक है, क्यों, उनको बिलीव नहीं होता ना इतना आसान आ कैसे गया, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना तो कभी कभी इस टाइप के जैसे सवाल आ जाते हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है, उन्हें लगता है कि क्या है इतना आसान सवाल, बता हम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमने इतना पढ़ा, हमने 11th का पढ़ा, 12th का पढ़ा, बीएससी पढ़ा, एमएससी पढ़ा, इतना सारा सवाल, इतना लड्डू सवाल कैसे आएगा, उस लड्डू को ही फोड़ देते हैं, मतलब उनको लगता है जरूर इसमें कुछ साइन थीटा कॉस थीटा लगा होगा। मतलब क्या होता है ना, बच्चों की टेंडेंसी होती है, जैसे अब लास्ट हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल लर्निंग थी, थोड़ा सा ट्रिकी थे, तो क्या होता है उनको लगता है पहला क्वेश्चन घुमाया है, दूसरा जैसे अगर आपको मैंने एक बताया था वो स्टैंडर्ड फ्री वाला एनर्जी, वहाँ उन्होंने घुमा दिया था, तो क्या होता है एक दो क्वेश्चन जो ऐसे घुमे हुए देते हैं, और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड्डू क्वेश्चन, बच्चा इसको भी घुमा देगा, चलो इतना सारा सवाल हमसे पूछ रहे हैं, इतना प्रिपरेशन करके गए, 6 महीने पढ़ के गए, इतनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, इतने ट्रिकी क्वेश्चन हमने करे, और ये इतना सारा सा सवाल दे दिया, जरूर इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, वो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगा दें, ठीक है, तो इतना नहीं सोचना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म सिंबल का सवाल है। तो टर्म सिंबल का जो क्वेश्चन है, तो इसमें ग्राउंड से टर्म पूछा है,
तो देखिए ग्राउंड से टर्म निकालते कैसे हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो होती है n+1, ठीक है, कैपिटल S और नीचे क्या लिखा होता है J। अभी लेटर ऐसा होता है कहीं कहीं इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट फॉरगेट अबाउट इट। आप इसका फॉर्मेट देखो क्या है। मतलब ये जो चीज है n+1 ये बताती है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये बताता है टर्म कौन सा होगा, और ये है कपलिंग, टोटल एंगुलर मोमेंटम का कपलिंग, L+S ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। अभी क्या है इसका इस क्वेश्चन से डायरेक्ट लेना देना है नहीं, तो हम उसे उतना डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहाँ क्या सीखेंगे, टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे। तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लिसिटी है पहले हमें वो निकालना है कि क्या होगा जो इस टर्म का दिया हुआ है। ये n+1 में n क्या होता है, n+1 में n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल एस जो है वो क्या है, टर्म है। ये कैसे निकलता है, तो ये जो है ये होता है समेशन ऑफ एल, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे कि छोटा एस की अगर हम बात करें उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है एफ, एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए क्या करना है, एल की वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है। और जे, जे क्या होता है, ये L+S होता है, जे इज L+S। अब देखो यहाँ से मैं कैपिटल एल लिख रहा हूँ, कैपिटल एल जब लिखता हूँ तो दिस मीन्स समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल। कैपिटल एस मतलब समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एस, वेयर एस इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है हाफ, 4 है 4 × हाफ। इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है L+S। पर उसने वो चीज़ तो यहाँ दी हुई है 3f2, जे की वैल्यू पूछी है, टर्म पूछा है और मल्टीप्लिसिटी पूछी है। तो एक एक करके करने की कोशिश करते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन देखें P1D1, और आप सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लो, सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। कितने हैं 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे तो दोनों अनपेयर्ड होंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी n+1 यानी 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 3f2 में जो ये टर्म पूछा है, 3f2 में ये जो टर्म पूछा है, तो इसमें तो डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 3 ही आ रही है। अब आ जाते हैं किसके लिए, टर्म के लिए। तो टर्म क्या होगा, टर्म क्या है, एफ है। एफ कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया है कि जो कैपिटल एस है आप बिल्कुल इसको कंपेयर करते हो कर सकते हो किससे, स्मॉल एस से। जरा बताओ अगर छोटा एस 0 होगा, स्मॉल एल की वैल्यू 0 है, तो छोटा एस क्या होगा, बस क्या बोलते हैं मतलब मैं खुद ही आपको उल्टा सीधा समझा रहा हूँ। मतलब कहने का कि अगर हमारा एस ऑर्बिटल है स्मॉल एस, तो एल की वैल्यू क्या होती है 0। तो वैसे आप ध्यान रखना अगर कैपिटल एस 0 आया, ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एस होगा। यहाँ मुझे एस नहीं लेना चाहिए था, पता है यहाँ कुछ और लेना चाहिए था, हम इसे सिग्मा या किसी से भी डिनोट कर सकते हैं टर्म को, बट ठीक है। कैपिटल एस क्या होगा 0, मतलब अगर कैपिटल एल 0 आया, कैपिटल एल कैसे निकालेंगे, हर इलेक्ट्रॉन्स के एल की वैल्यू को ऐड करके, ठीक है। और वैसे अगर स्मॉल एल अगर 1 है ना, एजीमुथल नंबर एल अगर 1 तो कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारा पी। तो वैसे ही सेम चीज़ अगर कैपिटल एल 1 है तो इसका भी टर्म क्या होगा पी, 2 के लिए क्या होगा डी, 3 के लिए क्या होगा एफ, 4 के लिए क्या होगा जी, 5 के लिए क्या होगा एच, एंड सो ऑन। तो जो छोटे एल की वैल्यू या करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसी का करस्पॉन्डिंग टर्म कैपिटल एल और एस की वैल्यू का होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये याद करने का एक तरीका है। जैसे अगर एफ टर्म है तो ऐसे सोचो कि एफ ऑर्बिटल अगर होता तो क्या एल की वैल्यू होती, तो वो क्या होती 3, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एल की वैल्यू कितनी चाहिए 3 चाहिए फॉर एफ टर्म। सेम चीज आप बिल्कुल ऑर्बिटल से याद कर सकते हो। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन पी में है, पहला ऑप्शन, एक इलेक्ट्रॉन पी में है और एक डी में है, तो भाई पी के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो होगी क्या होगी 1, और डी के लिए कितनी होगी 2, तो 2+1 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब P1D1 के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म 3f आ सकता है, ठीक है। S1 और D1, तो S अगर क्या है, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, और D ऑर्बिटल के लिए क्या होती है 2। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ रहा है 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग केवल हमें कौन सा टर्म मिलेगा D, हमें क्या चाहिए F। तो इसका मतलब S1D1 तो नहीं हो सकता,
मतलब जहाँ जहाँ S1D1 दिखे वहाँ वहाँ तो वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। दूसरा S1F1, S1 इज 0, S ऑर्बिटल इज 0, F ऑर्बिटल इज 3, है ना। तो कितना हो गया 3, तो 3 के लिए F मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो याद करने का तरीका बिल्कुल मैंने आपको बताया, छोटे F से देख लीजिएगा, छोटे L से। तो जैसे S L इज इक्वल टू 0 होता है तो S ऑर्बिटल होता है, 1 होता है तो P ऑर्बिटल होता है, 2 होता है तो D, इस तरीके से होता है ना। सेम टर्म में भी ऐसे ही होता है, बट वहाँ चीज़ छोटे से रिप्लेस हो जाती है बड़े से, बस इतना ही अंतर है। तो S1F1 में टर्म आ रहा है 3, D1F1 में आएगा क्या, सोचो। अब यही है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं, मेंटली सोचो। डी ऑर्बिटल के लिए L क्या होगा 2, F के लिए कितना होगा 3, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 से तो H टर्म आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा D1F1, तो D1 के लिए कितना होगा 2 और F1 के लिए कितना होगा 3, तो ये D1 और F1 वाला तो जब यहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे होगा। तो क्या बचा बस मेरा, अब यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या बेटा, नहीं। P1 D1 एंड S1F1 आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। P के लिए कितना होगा 1, D के लिए कितना होगा 2, तो 1 + 2 3 आ रहा है, और S1 और F1 तो S0 और F3 तो 0 + 3 भी 3 आ रहा है। अब नीचे हमें J निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उतना केवल एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें इतना डिफ्रेंसिएशन है नहीं, तो सीधे सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा P1 और D1। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको लग रहा है ये टफ है, नहीं, बस अगर आपको टर्म सिंबल निकालना आता है, टर्म सिंबल, और ये बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से हर स्टैंडर्ड बुक में एक्सप्लेन किया होता है। जब हम करते हैं तैयारी इसकी प्रिपरेशन, तो हमको ये मतलब ये सवाल मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो उन्होंने पढ़ा है, एक बार 2 बार पढ़ चुके हैं, तो वो इस टाइप का सवाल मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनसे बन जाना चाहिए। ठीक, नाइट्रामाइड डिकम्पोजेस अंडर बेसिक कंडीशन। तो अगेन ये इनऑर्गेनिक का, या तो इसको, इसके 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला, रट्टा मार लो, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे PCl5, इसका डिकम्पोजिशन क्या देता है PCl3 + Cl2, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसका डिकम्पोजिशन क्या देता है KCl + O2, ठीक है। वो बैलेंस कर लेना, बैलेंस वैलेंस नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये कि भाई आप इस तरीके के रिएक्शंस को रटो कि किसके डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। अगर आप कह रहे हैं ना इंटेलिजेंट गेस करना है, मान लो आपने रटा नहीं है लेकिन यू वांट टू जस्ट मेक एन इंटेलिजेंट गेस। देखो, एक होता है सिंपल तुक्का। सिंपल तुक्का कैसा लगता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, ऐसा होता है। जो लास्ट में आता है वो हम लगा देते हैं, ये होता है सिंपल तुक्का। एक होता है इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस क्या होता है, आंसर हमें नहीं पता, लेकिन जितनी हमें केमिस्ट्री की समझ है, जितनी हमें केमिस्ट्री की नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है। अब जैसे इन्होंने पूछा नाइट्रामाइड डिकम्पोजेस अंडर बेसिक कंडीशन, तो कंडीशन बेसिक कंडीशन में अगर ये डिकम्पोज करेगा तो क्या मिलेगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई NH2 को NH2, ये नहीं यहाँ लिख देता हूँ, NH2NO2, अगर मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले एलिमिनेट होते हैं बेसिक कंडीशन में, या नॉर्मली जनरली जब डिकम्पोजिशन होता है। तो इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो डिकम्पोज आसानी से हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो H2O, तो इसमें से जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसे डिकम्पोज करोगे अंडर बेसिक कंडीशंस, देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ से जो H2O है उसके चांसेस ज़्यादा है निकलने के, तो H2O निकल जाएगा, बचा क्या, एक N, 2 N, N2 और एक O, तो क्या मिला N2O। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो रहा है हमारा N2O हो रहा है। एक होता है हाइड्रोजन गैसेस। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि हमें एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म पता हो, या हमें पता ही हो उसका आंसर क्या होता है। तो अगर मैं थर्ड पार्ट में अगर आऊँ आपसे मैकेनिज्म की बात करूँ कि भाई कैसे होता है ये, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना पड़े कि मतलब इसे रटना ही है। ऐसा नहीं होता बेटा, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के ही आप है ना, ये अप्रोच अगर आप अपनाओगे कि चीज़ों को समझ के हमें सॉल्व करना है, तो अब जो रटने वाला है वो तो क्या होता है, वो डेटा बेस होता है। जैसे जो पहला सवाल हमने किया था गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसमें क्या समझोगे, ये तो एनसीईआरटी का मतलब ऑर्डर एक तरीके से, भाई वो कहते हैं कि हमको 1 बार मानना है तो मानना है, उन्होंने कहा किसी भी टेम्परेचर पे तो किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन हाँ, ऐसे सवाल है इनको थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि रटने वाली चीज़ क्या हो ना, जो केवल इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो ना उसी को करो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ऐसी कितनी चीज़ें आप रटोगे। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका। मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसका NH2 का, और NH2NO2 है ना, ये स्ट्रक्चर होता है इसका O-N+, ठीक है। अब अंडर बेसिक कंडीशन सबसे पहले ये क्या करता है, ये करता है टोटोमेराइज,
टॉटोमेरिज्म पढ़ा हो शायद आप लोगों ने। टॉटोमेरिज्म बेसिकली क्या होती है, प्रोटॉन एक्सचेंज एक होता है। तो यहाँ का एक H, जैसे इसको थोड़ा सा और मैं अगर आपको टॉटोमेरिज्म सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे कि जैसे सपोज करो ये इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये जो H है ना, ये वाला H, ये क्या करेगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, और इस ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर। ये कहलाता है टॉटोमेरिज्म। तो ये क्या बन गया, NH। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, पहले एक सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, NO नेगेटिव O नेगेटिव, बस, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टॉटोमेरिक फॉर्म है ना NH का। अब नेक्स्ट क्या है, कौन अटैक कर रहा है यहाँ पे, हमारा बेस। कंडीशन कैसी दी हुई है, बेसिक कंडीशन। और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना। कौन सा प्रोटॉन निकालना, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है, एक ही तो प्रोटॉन है इस बेचारे के पास। अब एसिडिक हो या कुछ भी हो, उसको निकालना इसी को है। तो ये क्या करेगा, ये वाले प्रोटॉन को ऐसे निकाल लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये OH माइनस और H प्लस क्या बन जाएंगे, वाटर निकल गया, जो कि शायद मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। वाटर निकल गया इस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि H प्लस लेके गया है, तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बना क्या, तो ये आप देखो N माइनस, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, O माइनस और O माइनस, ठीक है। अब O माइनस नहीं, सॉरी OH आएगा ना, सॉरी आपने भी बताया नहीं मेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट अ मिस्टेक। ओहो, OH आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलती हमसे हो गई थी, OH हो गई थी, ठीक है, ये OH था, क्योंकि टॉटोमेराइज कर लिया ना, तो ये H यहाँ चला गया, तो ये हो गया NOH, और इस तरीके से वो H हम मिस कर गए थे वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, बगल इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और बगल वाले नाइट्रोजन पर एक लिविंग ग्रुप, बर्दाश्त के बाहर है इसके। आप सोचो कि एक के बगल में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करने को तैयार है, अटैक करने को तैयार है। भाई नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है। भाई कोई भी स्पीसीज स्टेबल कब होती है, न्यूट्रल कंडीशन में। क्या वो अपने सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके घूमना पसंद करेगी, नहीं। तो नेगेटिव चार्ज को क्या है कि भाई अपना कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन दे, और वो देखेगा अच्छा मेरे बगल में एक ऐसा एटम है जिसके साथ क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप, बर्दाश्त के बाहर है, सीधा मारेगा इंटरनल अटैक, और यहाँ से OH बाहर क्या बन के निकल गया, OH माइनस बन के निकल गया। तो जो बेस, भाई आपको बेस आपको पता है ना किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में कि स्पीड को बढ़ाना, कंज्यूम तो होता नहीं है। तो जो OH माइनस यहाँ कंज्यूम हुआ था, वाटर बन के निकला था, वही वापस OH माइनस रिगेन हो गया, बेस है ना, यू गेट योर बेस बैक। और जब ऐसे धक्का मार के निकल गया, तो देखो बेटा क्या बना, N और N के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ये O माइनस, एंड दैट इज योर N2O, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। तीन तरीके से कर सकते हो, एक तो भैया याद ही और रट्टा ही मारा हो आपने कुछ रिएक्शंस को, तो कर सकते हो। दूसरा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड 2 है, ये हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि क्या है ना, मैकेनिज्म ऐसा थोड़ा ना कि आपको पता ही हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैकेनिज्म आपको पता हो। तो इंटेलिजेंट गैस हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई बेसिक कंडीशन दी है, डिकम्पोज कर रहा है, भाई डिकम्पोज करता है तो जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे O2 हो गया वगैरह, ऐसे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जनरली, है ना, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इस तरीके से निकलते हैं। तो उसमें से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, H2 निकाल सकते हैं। अब तुम मेरे बोला सर O2 निकाल सकते हैं, O2 भी तो निकल सकता है। तो थोड़ा तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ से अगर मैंने O2 निकाल दिया, नाइट्रोजन अकेला बचेगा क्या, ऐसा कोई होता है कि ऐसा नाइट्रोजन अकेला बचे, वो भी पॉसिबिलिटी कम है उसकी, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। और थर्ड जो है एक्चुअल मैकेनिज्म। तो मैंने तो आपको तीनों बता दी ताकि आपको थोड़ा सा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाए उसको, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने आज करे। आई होप यू एंजॉय दिस डिस्कशन थॉरोली। कोई भी डाउट्स हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सिंस देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।